जिन्होंने बिलियंस कमा लिए, अपना ब्रिलियंस दिया बाकियों को, उन्होंने कमाए बिलियंस। आज टाइकून की बात नहीं कर रहा, आज एक ऐसे आदमी की बात करूंगा जो कि टाइकून बिहाइंड लॉट ऑफ टाइकून है, जो खुद ऐसे टाइकून है जो टाइकून मेकिंग मशीन बन गए हैं। इन्होंने कितने टाइकून पैदा किए, ये वीडियो ना आप समझना, एक क्रांतिकारी इंसान अपनी फिलॉसफी से देश के अंदर बहुत सारे अरबपति अपनी फिलॉसफी से पैदा कर सकता है। ये वो व्यक्ति हैं जिनके बारे में आज तक की सबसे ज्यादा अगर किसी केस स्टडी की डिमांड आई तो इनकी आई है। हर वीडियो में कमेंट्स के अंदर इनके बारे में बात जरूर होती है। आज जितने भी हो ना, श्री राजीव दीक्षित जी के जितने भी फॉलोअर्स हो, इस वीडियो को पहुंचा दो पूरे देश तक, क्योंकि आज पता चलने वाला है एक इनविजिबल नीड को विजिबल कर देने वाले व्यक्ति, स्वदेशी और आयुर्वेद की वो अवेयरनेस देश के अंदर पैदा करने वाले। 2004 से 2024 में क्या अंतर आया, डेटा के साथ बताऊंगा। इन्होंने कितने अरबपति पैदा किए, इन्होंने भारत को बदला कैसे है। वो इंडस्ट्री जो डेंजर में थी, उस इंडस्ट्री को डिमांड में ला दिया। इनकी सिर्फ फोटो लगा करके कंपनियों ने करोड़ों करोड़ों रुपया कमाया है। दिल से स्वदेशी, दिमाग से चाणक्य, स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी, जिनको सोशल एक्टिविस्ट भी मानते हैं, सच्चा देशभक्त भी मानते हैं, और कई लोग उनको स्वामी विवेकानंद मानते हैं। इनकी जिंदगी लंबी नहीं रही, आज ये हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों का कभी देहांत नहीं होता, इनकी देह का अंत ही नहीं होता है। बहुत बड़ी उम्र थी इनकी, लंबी नहीं थी। कल जो बीत गया है शनिवार, इनकी जन्मतिथि भी थी और इनकी पुण्यतिथि भी थी। आज टाइकून्स ऑफ इंडिया में इनकी बात करने वाले हैं श्री राजीव दीक्षित। आज घर घर में गिलोय, हर आंगन में एलोवेरा है। चाय की पैकिंग पे तुलसी मुलेठी का अगर नाम आ जाए तो धड़ाधड़ बिकने लग जाती है। आयुर्वेद की जगह, ये आयुर्वेद की रियल वेव कौन लेकर के आया, आयुर्वेद की किसने हमें जगाया, ये राजीव दीक्षित। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, राजीव दीक्षित टाइकून्स ऑफ इंडिया में क्यों, ये तो कोई बड़े बिजनेसमैन नहीं थे। नहीं, क्योंकि इनके कारण बहुत टाइकून पैदा हुए, छोटे 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 बहुत बड़े हो गए। ऐसा वेव लेकर के आए, एजुकेशन में टाइकून, हेल्थ केयर में टाइकून, डॉक्टर्स के टाइकून, वेलनेस सेंटर्स के टाइकून, कई प्रोडक्ट्स के, कई इंडस्ट्री के, कई बिजनेसेस के। समझते जाओ, मैं डिटेल में बताता हूं। दो सेंटिमेंट दिए इन्होंने भारत को, एक आयुर्वेद का सेंटिमेंट और एक स्वदेशी नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट। विदेशी मेडिसिन हो या विदेशी कानून हो, खुल के विरोध करने वाले व्यक्ति। 1994 में जा रहा हूं पीछे, राजीव दीक्षित दिल्ली में एमएनसी के खिलाफ, मल्टीनेशनल कंपनी, उनके खिलाफ बड़ा भयंकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। अपने देश को खड़ा करना है, अपने देश को सोने की चिड़िया बनाना है, ऐसी इकोनॉमी बनाना है कि अमेरिका को, यूरोप को उखाड़ दूंगा। और वो प्रोटेस्ट के अंदर लोग जुड़ते चले गए इनसे, और भीड़ बहुत ज्यादा हो गई। अब देखो जरा पीछे, इतनी बड़ी भीड़, सरकार घबराई और उनकी गिरफ्तारी के आदेश दे दिए। किरण बेदी जी, बहुत बहुत हम रिस्पेक्ट करते हैं किरण बेदी जी को, लेकिन उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। तिहाड़ के उस समय इंस्पेक्टर जनरल थी। राजीव जी को गिरफ्तार करके तिहाड़ में ले जाया गया और सिपाहियों ने उनसे बोला, ए राजीव दीक्षित, शरीर के आइडेंटिफिकेशन मार्क्स के लिए कपड़े उतारो अपने। राजीव जी बोले, कपड़े क्यों उतारूं भाई, ऐसे ही पूछ लो मुझसे। बोले, ना 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 ना, ये नियम है, ये उतारने पड़ेंगे तुम्हें कपड़े, नहीं उतारे तो मेरी नौकरी चली जाएगी। राजीव जी बोले, कहां है नियम है, दिखाओ मेरे को नियम कहां है। माहौल खराब होने लगा, आजू बाजू बहुत सारे कैदी भी खड़े हो गए। ये क्या नियम है, बात तो सही है, ये पहली बार किसी ने सवाल किया। राजीव जी ने सवाल किया, नियम बनाया किसने, ये कपड़े उतार नंगा करने का नियम कौन बनाता है। हंगामा बढ़ा तो किरण बेदी जी आ गई, उसी सेल में दौरे पे आ गई, और राजीव जी बोले कि एक कैदी के भी अपने अधिकार होते हैं, उसके भी अधिकार होते हैं, मेरे अधिकारों का हनन क्यों, ये कौन सा नियम है कि जिसके तहत मुझे नंगा किया जाएगा। किरण बेदी जी ने कहा कि भाई ये मैनुअल में लिखा हुआ है। कहते पढ़ाओ मैनुअल तो। अब किरण बेदी जी जानती थी ये बिना पढ़े कुछ मानेंगे नहीं। अगले दिन मैनुअल ढूंढ के उनको पकड़ा दिया। राजीव जी ने उस समय पुलिस एक्ट 1861 का मैनुअल पढ़ा, खून खोल गया। अंग्रेजों का मैनुअल, इंडियन पीनल कोड आईपीसी 1860 का मैनुअल पढ़ा और खून खोल गया। ये अंग्रेजों के खिलाफ थे बहुत। अंग्रेजी जमाने से चले आ रहे इस कायदे कानून में हर तरीके से इंडियंस को एक्सप्लॉइट करने की व्यवस्था थी जो उनको पसंद नहीं आती थी। राजीव जी जब जेल से छूटते ही नियमों के बदलाव के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल से किया बहुत बड़ा बवाल, और बवाल से बदलाव करने निकल पड़े। अब कैसे टाइकून्स पैदा किए, ये हमेशा कहते थे कि पॉलिथीन बनाने वाली कंपनी पर, जो पॉलिथीन बना रही है, उस पे क्यों नहीं केस करते, पॉलिथीन में सब्जी बेचने वाले गरीब आदमी पे क्यों, उसको क्यों तंग किया जा रहा है। तो कानून की व्यवस्था को, तंत्र को ये बदलना चाहते थे। अब ये जो बागी स्वभाव था, किसी को नहीं पता था कि आने वाले समय में, या आप आज वीडियो में देखोगे कि इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट क्या किया देश को। कौन जानता था कि आगे चल के टाइकून्स के लिए सबसे बड़े बूंद साबित होंगे, ये वो व्यक्ति बनेंगे जिनके कारण कई टाइकून्स पैदा हुए। ये टाइकून मेकिंग मशीन कैसे बन गए। राजीव दीक्षित जी, पहले समझ लीजिए 30 नवंबर 1967 अलीगढ़ में इनका जन्म हुआ, और 30 ही नवंबर 2010 भिलाई छत्तीसगढ़ में इनका देहांत हुआ। राजीव दीक्षित जी की अगर वेबसाइट देखते हो तो ये भाई साहब को मालूम है आपको, बीटेक थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, एमटेक आईआईटी कानपुर से किया, पीएचडी टेलीकम्युनिकेशन में फ्रांस में, उस समय टेलीकम्युनिकेशन में पीएचडी, और साइंटिस्ट की तरह अब्दुल कलाम जी के साथ में उन्होंने काम किया। ब्रह्मचारी थे पूरी तरह, कभी शादी नहीं करी, फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली से थे। किसी ने इनसे एक बार पूछा कि बापू को आप इतना मानते हैं, बापू कौन, महात्मा गांधी जी, आप उनको बड़ा मानते हो।
बोले मानता हूं। तो कहा बापू तो वो कहां ब्रह्मचारी थे, उन्होंने विवाह किया, आप क्यों नहीं करते? बोले भैया मुझे एक ही जन्म मिला है और ये जीवन में आप देश को दूंगा, अपने परिवार को नहीं दूंगा, ये देश मेरा परिवार है। ऐसे क्रांतिकारी व्यक्ति के मन में क्रांति आई कहां से? ऐसे क्रांतिकारी व्यक्ति की फिलॉसफी जानते हो, किसी एक बड़े कॉर्पोरेट के अंदर अगर बड़ा लीडर विजनरी हो, उसकी फिलॉसफी ठीक हो, उसका विजन मिशन ऑब्जेक्टिव ठीक हो, तो पूरी कंपनी पे असर आता है। ऐसे ही कोई देश का लीडर हो तो पूरे देश पे असर आता है। और ये कैसे बने? ये 1997 की बात है। झुकाव आयुर्वेद की तरफ कैसे बढ़ा? एक इतिहासकार धर्मपाल जी, जो उस समय यूरोप में प्रोफेसर थे, यूरोप के प्रोफेसर धर्मपाल जी ने भारत की प्राचीन औषधि यानी कि कहां से, उसकी विरासत के बारे में बताया। कहां से? बोले आयुर्वेद के ऊपर ये किताबें पढ़ लो एक बार। चरक संहिता इन्होंने पढ़वाई उनको, सुश्रुत संहिता पढ़वाई इनको, अष्टांग हृदय पढ़वाया, कश्यप संहिता पढ़वाई, भाव प्रकाश निघंटु, द्रव्य गुण विज्ञान। जब ये इतना आयुर्वेद पढ़ लिया, आयुर्वेद इनके अंदर समा गया पूरी तरह से। राजीव जी कहने लगे इन बुक्स में ऐसी बातें लिखी, अगर जीवन में उतार लिया एक आदमी 100 वर्ष तक आराम से जी सकता है। इसको बोलेंगे शायद शतायुपैथी, एलोपैथी नहीं, आयुर्वेद नहीं, शत आयु, 100 साल की आयु। पूरे देश में घूम घूम कर अब आयुर्वेद का प्रचार करना शुरू किया। देश में असर आने लगा। देश में इन्होंने एक नया सेगमेंट क्रिएट कर दिया, प्रोडक्ट कैटेगरीज क्रिएट कर दी, इंडस्ट्री क्रिएटर बन गए। किसके? आयुर्वेद के। अब इनका था ब्रिलियंस, लेकिन कमाए लोगों ने बिलियंस। पतंजलि आयुर्वेदा 2007 में आई और आज देख लो कि 2024 तक केवल आयुर्वेद से 13,000 करोड़ और पतंजलि फूड मिला लें तो 64,000 करोड़ की कंपनी हो गई। डाबर जिस समय ये प्रचार कर रहे थे 2004 से 2024 कंपेयर कर लो, 2004 में 1200 करोड़ उसका मार्केट कैप। आज वही डाबर, वही आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बेच बेच के 1200 करोड़ से 1,10,000 करोड़ की कंपनी हो गई। हिमालय अनलिस्टेड है तो उसका रेवेन्यू देख लेते हैं खाली। उस समय 2004 में केवल 200 करोड़ करता था, आज लगभग 4,500 करोड़ कर रहा है। इनकी नीति और उससे खड़े हुए बड़े बड़े बिजनेस के माहिष्मती साम्राज्य, और माहिष्मती बनने के लिए नीति चाहिए। आज एक्सपोर्ट अर्निंग बढ़ गई हमारे देश के अंदर। इनका ग्रोथ का, इन सब चीजों का श्रेय, सबसे बड़ा श्रेय राजीव दीक्षित जी को जाता है। देखो जैसे ऐसे शेफ है जिन्होंने अपने की इंग्रेडिएंट दिए और की इंग्रेडिएंट से कई किंग तैयार कर दिए। उस समय आयुर्वेद का 2004 में केवल 5% ओवरऑल हेल्थ केयर में कॉन्ट्रीब्यूशन था, केवल 5% हेल्थ केयर में। आज वो 25% हो गया है 2024 के अंदर। आयुर्वेद की इंडस्ट्री उस समय $1 बिलियन थी, जिस समय 2004 में ये प्रचार कर रहे थे। वही 20 साल में 2024 में देखोगे $1 बिलियन से $10 बिलियन हो गई। लार्जर देन लाइफ इंपैक्ट लेकर के आया। मैं जानता हूं मेरी वीडियोस लंबी होने वाली, ये भी लंबी होगी, तो मुझे वो नहीं बताना जो पहले से सब लोग बता चुके हैं। मैं तो आपको इन डेप्थ स्ट्रैटेजी देता हूं टाइकून्स ऑफ इंडिया का। आज 16वां एपिसोड है और वो भी सिंपल से सिंपल भाषा में, गैस नहीं, ग्रेविटास, रियल कंटेंट। आगे बताता हूं कि कैसे राजीव दीक्षित एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आए। एक इलनेस से वेलनेस को बिल्ड किया। बोला बीमारी ठीक नहीं करनी, बीमार होना ही नहीं है। बोला पिंपल पे ऑइंटमेंट नहीं लगाना, पूरा खून साफ कर दो, पिंपल आए ही नहीं। एलोपैथी से आयुर्वेद का एक नया क्रांति राजीव दीक्षित देश भर में घूम घूम के प्रचार कर रहे थे। स्वदेशी आंदोलन का 13,000 लेक्चर दिए। भाई साहब मैं सोचता हूं मैं थोड़े बहुत लेक्चर देता हूं, उतने में लगता है मैं काफी काम। 13,000 लेक्चर उस समय भी कहा करते थे आयुर्वेद से बड़े बड़े रोगों का इतना निवारण हो जाएगा, कहा। और उनकी बात आज सारे एक्सपर्ट्स मानते हैं। मेदांता के नरेश त्रेहान मानते हैं। कौन है नरेश त्रेहान? एक सेलिब्रेटेड कार्डियक सर्जन है, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के डॉक्टर, पद्मश्री, पद्म भूषण, मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट चेन है हॉस्पिटल्स की। प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है, पूरी दुनिया के लोग मेदांता में आते हैं और ये बोलते हैं कि मेदांता की एक अलग डिवीजन है। आने वाले समय में आयुर्वेद और एलोपैथी का मैं फ्यूजन बिल्ड कर रहा हूं पूरे देश के अंदर। मैं तो एक पूरा कमिटेड हूँ आयुर्वेदा को। ऑल्टरनेट तो अलग है, मैं तो फ्यूजन कर रहा हूँ आयुर्वेदा और मॉडर्न मेडिसिन की, एलोपैथी की। आपको ताजुब होगा कि आज मेदांता जहाँ बैठे हैं इसमें आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है। मेरा इतना बिलीफ है, और मेरा ये बिलीफ जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है वो ये हुआ है कि आने वाले टाइम में एक मेडिसिन बनेगी जो फ्यूजन होगी एलोपैथी और आयुर्वेदा की, जो दुनिया को रूल करेगी। राजीव दीक्षित जी ने लिखा, बोले एलोपैथी एक एडवांस साइंस है। एलोपैथी में पेशेंट्स को टॉक्सिन, जहर दिया जाता है ताकि उसकी बीमारी ठीक हो, लेकिन वही टॉक्सिन उसकी डिजीज को तो खत्म करता है पर साथ साथ बॉडी को बहुत नुकसान करता है। एलोपैथी एक काफ़ी एडवांस साइंस है। हम यहाँ तो दवाइयाँ देते हैं या टॉक्सिन्स देते हैं, जैसे ये पॉइजन्स हैं, एंटीबायोटिक भी है, कीमोथेरेपी भी है, ये सब पॉइजन्स हैं जो बॉडी को देते हैं डिजीज को मारने के लिए। उसके साथ साथ हम बॉडी का भी नुकसान करते हैं। आयुर्वेद बॉडी को स्ट्रेंथन करता है टू फाइट विद द डिजीज। देख लो मेरे साथ इंटरव्यू में खुद बोले, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है वो कहती है मैं बॉडी को स्ट्रेंथन करेंगे टू फाइट द डिजीज। इनके अलावा आज आप डॉक्टर BM हेगड़े को देखते हो, ये आयुर्वेद के डॉक्टर नहीं है, ये एलोपैथिक डॉक्टर है, रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट है, पद्म विभूषण है। और आगे
भारत रत्न से जस्ट एक स्टेप पहले कई किताबें लिखी, ये कहते हैं आयुर्वेद मां है पूरी मेडिकल विजडम की। कोई सी भी पैथी हो पूरी दुनिया की, उसकी मां आयुर्वेद इज द मदर ऑफ ऑल मेडिकल विजडम्स इन दिस यूनिवर्स। श्री राजीव दीक्षित, उन्होंने सेम बातें बोली कि होलिस्टिक सिस्टम है कि सिम्टम को नहीं ट्रीट करेगी, ये जड़ से बीमारी को समाप्त कर देगी। मॉडर्न मेडिसिन तो केवल इमरजेंसी में काम आ सकती है, आयुर्वेद परमानेंट क्योर कर सकता है। आप आज जीना सीखो। आज डॉक्टर आचार्य मनीष, अभी आचार्य मनीष जो है, ये मेरे ही पार्टिसिपेंट रहे हैं और ये इनके हर हॉस्पिटल के अंदर 300 से ज्यादा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, 125 आयुर्वेदिक हॉस्पिटल और उनके क्लिनिक है, 10 लाख से ज्यादा हॉस्पिटल के पेशेंट और करोड़ों लोगों को अपनी दवाइयां दे चुके हैं, ठीक कर चुके हैं। इनके शुद्धि आयुर्वेदा शुद्धि क्लिनिक बहुत सारे हैं। आज आप देख लो, राजीव दीक्षित की पिक्चर हर जगह अपने वेबसाइट पे, अपने एंट्री गेट पे, सब जगह लगाते हैं। और आज मेरे साथ में लीडरशिप फॉल में हमेशा आते रहे, 5,000 करोड़ की कंपनी हो गई। उनका ब्रिलियंस, इन्होंने कमा लिए बिलियंस। ये राजीव दीक्षित ऐसे व्यक्ति हैं जो टाइकून बिहाइंड लॉट ऑफ टाइकून। मैं आपको इंडस्ट्री समझाता हूं, इस फिलॉसफी से हुआ क्या देश में, बदलाव कैसे आया, स्टेप बाय स्टेप समझो। और ये ना आपको समझ में ये भी आ जाएगा, अगर आपकी फिलॉसफी ठीक है तो आप अपनी कंपनी में भी एम्प्लॉइज के अंदर, अपने लीडर्स के अंदर फिलॉसफी दिया तो वो भी क्रांति ला सकते हैं। देश का लीडर पूरे देश में क्रांति ला सकता है। ये है एक्चुअली सिद्धांतों का फर्क। राजीव दीक्षित जी ने देखा कि यार ये आयुर्वेद की दवाइयां हैं, इनसे हार्ट, कैंसर, डायबिटीज, वेट लॉस, आर्थराइटिस या हार्मोन्स खराब हो रहे हैं, उनको ठीक करना है, कोई डिटॉक्सिफिकेशन करना है, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, एंजाइटी, माइग्रेन, लिवर सिरोसिस, किडनी क्रेटिनिन, जिनकी बातों को उन वक्त लोगों ने बहुत इग्नोर किया था ना, आज उनकी बातों पे लोग इग्नोर नहीं गौर कर रहे हैं। कैसे नवजोत सिंह सिद्धू जी का इस समय लेटेस्ट आप कहानी सुन रहे हो कि भाई मेरे ख्याल स्टेज 4 का कैंसर था, 3% सर्वाइवल के चांसेस थे। कपिल शर्मा शो में भी आए थे। भाई नींबू पानी, कच्ची हल्दी या नीम के पत्ते, तुलसी या फिर पपीते का जूस, अनार का जूस, आंवले का जूस, बीटरूट का जूस, ये वॉलनट खाना, ये सब करना। तो सिद्धू जी की जो वाइफ है बहुत खराब हालत में थी और वहां से बिना शुगर, बिना कार्बोहाइड्रेट का, जो राजीव दीक्षित जी बताते थे, 6 महीने के अंदर कैंसर से बाहर निकल के आई। उन्होंने आकर के खुद ही ट्वीट करके बताया, स्टेज 4 कैंसर, मेटास्टेसिस, डॉक्टर्स गिविंग हर 3% चांस। मैंने अपनी बेटी को कहा, बेटा हम ये डाइट शुरू करेंगे, वाटर विद नींबू, उसके साथ कच्ची हल्दी, उसके साथ एक लहसुन और सेब का सिरका। कैंसर कैन बी डिफीटेड अगर आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। आयुर्वेद जो है ना, सिद्धू जी से, राजीव दीक्षित जी से, ये सबसे देख करके मुझे समझ में आया, इलनेस से वेलनेस पे जा रहा है। बिजनेस में भी क्या होता है, वेलनेस अगर आ जाए आपके बिजनेस के अंदर भी तो इलनेस नहीं आती है। हाँ, बिजनेस में वेलनेस कैसे आती है? बिजनेस में ना आप रिएक्टिव नहीं, एलोपैथिक अप्रोच नहीं, प्रोएक्टिव आयुर्वेदिक अप्रोच लो। क्वालिटी कंट्रोल नहीं कि भाई खराब ना निकला है ठीक कर दूं, क्वालिटी अश्योरेंस कर दो, खराब निकले ही नहीं कोई चीज। आउटपुट मैट्रिक्स नहीं, इनपुट मैट्रिक्स ठीक करो कि आउटपुट अपने आप अच्छा है। रिजल्ट स्कोर नहीं, एफर्ट स्कोर अच्छा करो कि रिजल्ट अपने आप अच्छा है। स्पोराडिक ग्रोथ नहीं, सस्टेनेबल ग्रोथ लेकर के आके ऊपर नीचे ना हो। खाली रेवेन्यू नहीं चाहिए कि रेवेन्यू और प्रॉफिटेबल रेवेन्यू चाहिए। ये आयुर्वेदिक स्टाइल है बिजनेस करने का। हैंड एंड लेग से बिजनेस नहीं, हेड एंड हार्ट से बिजनेस होता है। हाँ, जब हेड एंड हार्ट आ जाता है, यानी कि अंदर से होलिस्टिक ट्रीटमेंट, प्रोडक्ट में वैल्यू प्रपोजिशन आ जाता है, एक्सपेंशन नहीं, एफिशिएंसी भी आ जाती है। बिजनेस क्रेडिट लाइन से नहीं, कैश फ्लो से चलना चाहिए। इसको बोलते हैं इलनेस नहीं, वेलनेस चाहिए। मैं लीडरशिप फनल की खुद तारीफ नहीं करना चाहता, मैं प्रोग्राम रन करता हूं, तारीफ तो लोग करते हैं जब बताते हैं कि भाई कसमें खाते हैं कि कैसे हमारी जिंदगी बदल गई। दावे के साथ कहता हूं कि इस प्रोग्राम को आप अटेंड करें, आपका वो शौक पूरा होगा। हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे नॉलेज बिजनेसमैन के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है लर्निंग की, जो आपको कोई नहीं सिखाएगा। सर से क्वेश्चंस पूछ के प्रैक्टिकल एक्शनेबल स्टेप्स हैं जिनको अप्लाई करके बिजनेस को 10x या 100x कर सकते हैं। इतना अमेजिंग जो मेरा एक्सपीरियंस रहा इस 2-3 दिन का, बहुत सारी बड़ी लर्निंग, जैसे सेल्स की लर्निंग, टीम मैनेजमेंट, लीडरशिप, और किस तरीके से आप अपने बिजनेस को 10x में कन्वर्ट कर सकते हो, वो सब यहाँ पे हमें मिला। हम कहते हैं ना क्या है, हम तो यार इतना बड़ा बिजनेस कर रही है, क्या करना है यहाँ पे जाके, इनसे क्या सीखेगा। यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को है और बहुत बड़ा व्यापार कर सकते हैं, यहाँ पे बड़े ब्रांड बना सकते हैं। मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, अगला जो प्रोग्राम है उसको आप ज्वाइन करो। अगर बिजनेस ग्रोथ करना है तो 3 दिन आकर के इस प्लेटफॉर्म पर दीजिए। आगे चलते हैं। टाइकून सीरीज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है कि राजीव दीक्षित जी वो टाइकून है जिनके ब्लूप्रिंट से बड़े एम्पायर बने। ये वो टाइकून है जिन्होंने बहुत टाइकून्स पैदा किए। क्या इमामी कंपनी वो जन्म ही इसलिए हुआ क्योंकि राजीव दीक्षित जी ने खुद आकर के उनके बारे में बोला था। 2004 से 2010 तक राजीव दीक्षित जी की पॉपुलैरिटी चरम सीमा पे थी। सभी सभाओं के अंदर बहुत भीड़ आया करती थी। आयुर्वेद को लेकर सेंटिमेंट बिल्ड हो रहा था, लोगों ने पैसा कमाना शुरू किया। कैसे किया? राजीव दीक्षित जी आए, एलोवेरा की तारीफ करी, डंडी तोड़ो, उसको छीलो, उसके रस को अपने फेस पे मल लो और स्किन फ्रेश रहेगी। इन्होंने क्या, ऑर्गेनिक एलोवेरा का जेल लॉन्च कर दिया। बोरोप्लस के ब्रांड में 72% मार्केट शेयर है। वो आज एलोवेरा जेल इनका
पूरा यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन का हाईएस्ट सेलिंग है, रशिया का हाईएस्ट सेलिंग है, नेपाल का हाईएस्ट सेलिंग है। ये यूक्रेन रशिया आपस में भिड़ रहे हैं, ये भाई साहब अपना एलोवेरा वहां बेच रहे हैं आराम से जाकर के बोरोप्लस के रूप में। राजीव दीक्षित जी बोले आयुर्वेद से आपके बाल सफेद नहीं होंगे, टूटने झड़ने बंद हो जाएंगे, आपको उसमें एलोवेरा चाहिए, आंवला चाहिए, मेथी चाहिए, ब्राह्मी चाहिए, भृंगराज चाहिए। इमामी ने क्या किया, 7 ऑयल का एक ऑयल बना दिया, 7 ऑयल इन 1 2014 के अंदर। केश किंग जाकर के खरीद लिया क्योंकि उसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट थे। आज इनका 14% रेवेन्यू इसी तेल से आ रहा है जो राजीव दीक्षित जी ने गाइड किया। वो कहते हैं शरीर को निरोग रखना हो तो नेचुरल चीजों का सेवन करो, गिलोय करो, शहद का करो, आंवले का करो, केसर का करो, करेला का करो। तो इन्होंने क्या किया, झंडू कंपनी एक्वायर कर ली। झंडू कंपनी आज 23% इनके रेवेन्यू को। इमामी खड़ा ही ऐसे हुआ। आज इमामी के पास बोरोप्लस, नवरत्न हेयर ऑयल, फेयर एंड हैंडसम, झंडू बाम, केश किंग, झंडू पंचारिष्ट या मेंथोल प्लस बाम, ये सब क्या है। राजीव दीक्षित जी बोले इंडियन कंपनी इमामी की तरह होनी चाहिए जो कि भारतीय कंपनी हो और आयुर्वेद पर चलते हो, तभी हम फॉरेन कंपनी को उखाड़ सकते हैं। आज इमामी क्या हुआ जानते हैं आप, फर्क क्या हुआ? तब वो छोटी सी 1300 करोड़ की कंपनी थी जब राजीव जी ने प्रचार करना शुरू किया। आज 28,000 करोड़ की कंपनी हो गई। ये है ग्रोथ मल्टीप्लायर। ये इनकी जो प्रेडिक्शन थी आज इनकी कैलकुलेशन बन गई। इनके ब्रिलियंस से कमाते हैं लोग बिलियन। भाई लोगों, राजीव जी ने 13,000 से ज्यादा लेक्चर दिया। अब हुआ क्या, ये बड़े बड़े अरबपति इन्होंने देखा कि इनके लेक्चर से भारत के अंदर एक नीड पैदा हो गई, नीड जनरेट हो गई। इन्होंने प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दिए। जिन्होंने इनकी बात को समझा, उनकी सीख को स्ट्रैटेजी बनाया, आज वो कहां से कहां पहुंच गए। यही तो मैं बोल रहा हूं, आप कहां से कहां पहुंचोगे ये डिसाइड करता है कि आप तक क्या पहुंच रहा है, आप क्या सुन रहे हो। जिन्होंने राजीव दीक्षित जी को सुना, उनको समझा, यू बिकम व्हाट यू कंज्यूम। जो आप देख रहे हो, सुन रहे हो ना, वही बन जाते हो। इस वीडियो को सही लोगों तक पहुंचाओ ताकि इसकी वैल्यू लोगों को समझ में आए। राजीव दीक्षित जी के लिए आपने इतनी डिमांड करी थी, आज बनाया ना आपके लिए मैंने, अब तो शेयर करना पड़ेगा आपको। जानते आने वाली कई जनरेशंस को, मैं तीसरा अपना अध्याय ले रहा हूं, 3rd चैप्टर, कई जनरेशंस को इंपैक्ट किया। ये जानते थे अगर आयुर्वेद तक लोग नहीं आ रहे ना, तो आयुर्वेद को लोगों तक लेके जाना पड़ेगा, अवेयरनेस बढ़ाना पड़ेगा और उसकी एजुकेशन पे फोकस करना होगा। तब इन्होंने क्या सोचा कि ये जो इंडियन एजुकेशन है इसका खंडन शुरू करें। आयुर्वेद के प्रचार से आयुर्वेद के डॉक्टर्स की भी डिमांड बढ़ने लग जाएगी। और हुआ यही, 2010 में 40% सीटें खाली रह करती थी। आयुर्वेद के लिए जो डॉक्टर्स बनते थे, जो हॉस्पिटल में पढ़ने जाते थे, 40% सीटें खाली रहती थी। आज 2024 में 100% ऑक्यूपेंसी हो गई है। आज एम्स की तर्ज पे भारत सरकार ने, जैसे एम्स है वैसे ही एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा भी बना दिया और यह भी कह दिया हर एम्स के अंदर एक आयुर्वेद का यूनिट भी होगा। ये उन्होंने जो प्रचार किया ना, उन्होंने कहा कि जब आयुर्वेद की डिमांड बढ़ेगी ना, तो आयुर्वेद के एक्सपर्ट्स का सम्मान भी बढ़ेगा। और वो सम्मान कैसे बढ़ा, 2010 से 24 का एक आंकड़ा बताया था आपको। एलोपैथी में जो डॉक्टर्स थे उनकी सैलरी हाइक 60% हुई है और आयुर्वेद में जो डॉक्टर्स थे उनकी सैलरी हाइक 150% हुई है। 60%, 150%। 150 इनकी ज्यादा इसलिए हो गई क्योंकि पहले इनकी बहुत कम थी, तो पैरिटी के नजदीक आने लग गए आपस में। राजीव दीक्षित जी के बारे में ना सोच के ऐसा लगता है कि इनका एक स्ट्रॉन्ग स्किल था कि भविष्यवाणी अपनी पहले कर देते थे और रिजल्ट हमारे सामने, एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस आ गया आयुर्वेद का। उनका वो क्या कहते थे कि इसकी गूंज भारत में नहीं पूरी दुनिया में सुनाई पड़ेगी। वही हुआ, ग्लोबल सेलिब्रिटीज आज दुनिया भर से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने के लिए यहाँ के वेलनेस सेंटर्स में आते हैं। मेडोना, डेमी मूर या जूलिया रॉबर्ट्स या टोनी ब्लेयर, ये सब दुनिया भर से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आ रहे हैं। राजीव दीक्षित कहते थे कि आपको ब्लाइंडनेस हो, ऑटिज्म हो, एल्जाइमर हो, कोई सेक्सुअल डिसऑर्डर हो, कोई स्लिप डिस्क हो, कोई प्रेगनेंसी की वेलबींग चाहिए हो। फर्क क्या हुआ, कीनिया के जो प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बताया, कीनिया के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे उनकी बेटी की आंखें कोई ठीक नहीं कर पाया पूरी दुनिया में। साउथ इंडिया में आकर के एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में उन्होंने ट्रीटमेंट कराया, उनकी आंखों की रोशनी पूरी वापस आ गई। खुद एक्स प्राइम मिनिस्टर इस बात को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। पूरी एक्चुअली क्या हुआ, आज ग्लोबल एक्सेप्टेंस हो गया। अब लोग पूरी दुनिया से भारत में आने लग गए हैं। लोगों को धीरे धीरे अंग्रेजी दवाओं का रियलिटी जब पता चला तो खुद आयुर्वेद की तरफ मुड़ने लगेंगे। यही बोलते थे राजीव जी। आज हुआ क्या, स्विट्जरलैंड मुड़ गया, उन्होंने आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बनाना शुरू कर दिए। यूएई में बन रहे हैं, हंगरी में बन रहे हैं, रोमानिया में बन रहे हैं, मलेशिया में बन रहे हैं, बहुत सारी एशियन अफ्रीकन कंट्रीज में बन रहे हैं। भाई लोगों, उनका वचन होते जा रहा है सत्य वचन। वो कहते थे कि भाई लोग, आप इतना मैसिवली स्पेंड करते हैं अपनी हेल्थ के ऊपर जाकर के। डॉक्टर्स कहते हैं सफेद कोट, काला कोट, इनसे बच के रहना। वो सफेद कोटों ने खा लिया था, इतना खा लिया था। मेरे ऊपर भी एक बार केस हुआ था, मैंने मेडिकल सिस्टम के ऊपर एक वीडियो बनाया था। तो ये कहते हैं कि भाई आयुर्वेद अपने आप में हेल्थ इंश्योरेंस है, लेकिन भारत सरकार ने क्या किया, वो कहते हैं कि क्योर नहीं, आयुर्वेद कवच भी है अपने आप में। आज इरडा ने रिसेंटली क्या किया, आप आयुर्वेदिक अस्पताल में जाके पंचकर्मा ट्रीटमेंट कराओ, कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लो, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, वो भी अब इंश्योरेंस पे फ्री। पहले खाली एलोपैथी का जमाना था, आज इंश्योरेंस कंपनीज के लिए जरूरी हो गया है। मैं आपको ना ऐसे ऐसे एग्जांपल्स क्यों दे रहा हूं, डिटेल में क्यों देता हूं। ये जो मेरे एग्जांपल्स हैं, ये टाइकून्स ऑफ इंडिया है, इसमें ये एपिसोड अलग है। इन्होंने कई टाइकून तैयार किए, लेकिन बाकी टाइकून्स के लिए बिजनेस भी सीखना चाहते हो तो मेरी प्ले लिस्ट नहीं है, ये प्रो लिस्ट है, क्योंकि इसमें मैंने बिजनेस की इन डेप्थ बहुत टेस्टेड स्ट्रैटेजीज बताई हैं। मैं आपको राजीव दीक्षित जी का दूसरा नजरिया भी दे रहा हूं, एक ऐसा नजरिया दे रहा हूं
मुकेश भाई के बारे में मैंने बोला था कि वो अपना जो है शेयर होल्डिंग का थोड़ा सा हिस्सा निकालो, फिर बड़ा मोटा कमा लो। उनके बारे में बताया था। गौतम भाई अडानी के बारे में बताया, अपॉर्चुनिटी स्कैनर है, बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी ढूंढ के अरबों रुपया कमा लिया। जमशेद जी टाटा के बारे में बात किया कि पुराने इनोवेशन को कैसे इंप्रोवाइजेशन कर देते हैं, और यूरोपियन अमेरिकन कंपनी से आगे निकल गए थे। जमशेद जी टाटा जिन्होंने टाटा एम्पायर शुरू किया। ऐसी स्ट्रेटजी सीखना चाहते हो, प्ले लिस्ट में जाओ, ये प्रो लिस्ट है, टाइकून्स ऑफ इंडिया। सारे वीडियो देखो, मेरे वीडियो लंबे होते हैं, इसलिए होते हैं कि मैं छोटी मोटी बात करके जो सब बता रहे हैं वो नहीं बताना चाहता। अगर ब्रिलियंस आएगा तो बिलियंस आएगा, आपके पैसे थोड़ी लग रहे हैं देखने में। मैं अपने चौथे चैप्टर पे लेके जाता हूं। इन्होंने टूथपेस्ट इंडस्ट्री में क्रांति ला दी। आपके टूथपेस्ट में नमक है, आपके टूथपेस्ट में नमक है। शत्रुघ्न सिन्हा की लड़की आकर के बोले जाए, है जी कोलगेट बना दिया, दादी माँ के नुस्खे लौंग के गुण कोलगेट वेद शक्ति बना दिया। कहां से आए ये कोलगेट वेद शक्ति? अब किधर थे ये सारे अंग्रेजी कंपनियां? पहले देश का लाल डाबर रेड बना दिया, प्रकृति के गुणों से भरा नेचुरल टूथपेस्ट दंत कांति बना दिया करके स्वामी रामदेव ने। डाबर का अपना हर्बल क्लोव कैविटी प्रोटेक्शन टूथपेस्ट आ गया। वीको वज्रदंती तो चल ही रहा था, हिमालय आ गया जी अपने हर्बल टूथपेस्ट लेके। अब वो श्री श्री रविशंकर भी आ गए, श्री श्री तत्व आयुर्वेदिक अपना टूथपेस्ट लेकर। राजीव दीक्षित जी कहते हैं कि टूथपेस्ट के अंदर बेसिकली गड़बड़ क्या है, इसके अंदर ना क्या होता है, कार्सिनियोजेनिक होता है। उससे क्या होता है, कैंसर हो जाता है, या फ्लोराइड होगा उसमें, या ट्राइक्लोसान होगा, या आर्टिफिशियल स्वीटनर होते हैं, पैराबिन्स होते हैं, प्रोपिलीन ग्लाइसोल, ये सब चीजें बहुत ज्यादा खतरनाक है आपके लिए। सोडियम लॉरियल सल्फेट। अब क्या है, कभी आपने गौर किया कि अचानक से आयुर्वेदिक टूथपेस्ट की इतनी भरमार कैसे आ गई? टूथपेस्ट का मार्केट साइज अचानक 15,000 करोड़ का कैसे हो गया? डाबर रेड लाल जो था अपना 2004 में, आज वो 10% रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट कर रहा है। डाबर इंडिया का आज मार्केट कैप 1,10,000 करोड़ का हो गया डाबर का इस समय। 2004 तक खाली वीको वज्रदंती आया करता था। आज टूथपेस्ट में नमक भी है, टूथपेस्ट में बबूल भी है, टूथपेस्ट में नीम भी है, टूथपेस्ट में राख भी है, टूथपेस्ट में चारकोल भी है, टूथपेस्ट में हल्दी भी है, लौंग भी है। ये सब का क्रेडिट राजीव दीक्षित जी को जाता है। इसके प्रचार से आयुर्वेदिक टूथपेस्ट की डिमांड इतनी बढ़ गई। 2004 में जो 2,000 करोड़ से भी कम था, आज 2024 में वो 20,000 करोड़ से भी ज्यादा हो गया। डिमांड को देखते हुए कोलगेट ने क्या किया, यूएस और यूरोप में भी आयुर्वेदिक टूथपेस्ट लॉन्च कर दिए सारे। उन्होंने क्या सॉल्ट बेस्ड टूथपेस्ट लॉन्च कर दिया, उसको जाके पेटेंट करा दिया कोलगेट ने। टेक्नोलॉजी राजीव दीक्षित जी की ब्रिलियंस, इनका कमा रहे बिलियंस, वो पेटेंट करा के आ गए हैं। उनके ब्रिलियंस से काम चल रहा है। 5वें चैप्टर पे चलता हूं, राइज ऑफ पतंजलि। स्वामी रामदेव क्या कहते हैं, भाई राजीव दीक्षित जी ने आजीवन स्वदेशी दर्शन को पूर्णता से जिया। स्वदेशी भाषा, स्वदेशी भजन, स्वदेशी भोजन, स्वदेशी संस्कृति पूर्ण रूप से उसको लेकर समर्पित रहे। अब राजीव दीक्षित जी 2004 में स्वामी रामदेव से मिले। अब रामदेव जी योगा में एक्सपर्ट, और ये आयुर्वेद में एक्सपर्ट, हर्ब्स में एक्सपर्ट, स्वदेशी में एक्सपर्ट। और रामदेव जी योग के प्रचार में लगे, ये आयुर्वेद के प्रचार में लगे। दोनों को लगाया, साथ में मिल जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, पार्टनरशिप शुरू हो गई। अब ये कहा जाता है कि राजीव दीक्षित जो थे वो रामदेव जी के मेंटोर थे, उनको बहुत गाइड किया करते थे। न्यूयॉर्क टाइम्स सबसे फेमस अखबार है पूरी दुनिया भर का, उसका कहना है कि राजीव दीक्षित रामदेव के सबसे क्लोज एडवाइजर रहे हैं। उन्होंने स्वदेशी जो तो इकोनॉमिक्स है, स्वदेशी इकोनॉमिक्स इन्होंने सिखाया उनको, और पतंजलि को एक नेशनल ब्रांड बनाने में बड़ा हेल्प किया। और राजीव दीक्षित जी ने बाबा रामदेव से बोला कि योग आयुर्वेद के द्वारा हमें भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, और पतंजलि आयुर्वेद 2006 में शुरू करा दिया। 51 करोड़ का था उस समय। राजीव जी के देहांत होते होते 300-325 करोड़ का हुआ, लेकिन आज 2019 के अंदर एफएमसीजी में देश का सबसे बड़ा ब्रांड हो गया। 2009 में ना उन्होंने इनको बोला कि हम भारत को पूरी तरह स्वदेशी बनाएंगे, भारत स्वाभिमान आंदोलन शुरू करते हैं, आंदोलन शुरू करके पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे। 2014 में हम इलेक्शन लड़ेंगे पूरे देश के अंदर स्वदेशी नीतियों के लिए। लेकिन ठीक 1 साल बाद 2010 में उनका देहांत हो गया, रहस्यमयी तरीके से उनकी मौत हो गई, और ये संभव नहीं हो पाया। आज तो मैं देखता हूं ना टीवी पे, सोनी पे आता शार्क टैंक है, शार्क टैंक पे पिक्चर आता, कोई भी आकर क्या बताता है, मेरा प्रोडक्ट आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट, आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट। हर ब्रांड चिल्ला चिल्ला के पोजीशनिंग कर रहा है। वो राजीव दीक्षित जी की स्क्रिप्ट है। 6ठे चैप्टर की तरफ लेके जाता हूं, मैजिकल पावर ऑफ एलोवेरा एंड तुलसी, जो जानता ही नहीं था। कहते टैबलेट का पत्ता नहीं खाना है, नीम तुलसी का पत्ता खाना है तोड़ के, बस पौधे से। टैबलेट का पत्ता नहीं खाना पड़ेगा आपको, कैप्सूल का पत्ता नहीं खाना पड़ेगा, जब नीम तुलसी का पत्ता तोड़ के खा। राजीव जी ने ऐसा कमाल के व्यक्ति। आज मैं आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताता हूं जिसको 20 साल पहले खरपतवार मानते थे। अगर वो पौधा उग जाए ना खेत के अंदर तो किसान टेंशन हो जाती थी कि नुकसान समझ लेता था, भाई नुकसान हो गया है। आज उसी प्लांट की इतनी डिमांड है कि वो अपने आप में प्लांट बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन गया, जिसके बारे में हर ब्रांड से लेकर के हर घर की बालकनी तक एरा गैरा की जगह एलोवेरा आ गया। हाँ, कोई एरा गैरा नहीं। इसका सारा श्रेय राजीव दीक्षित जी को जाता है। एलोवेरा के बेनिफिट्स उन्होंने समझाया सोशल मीडिया पे अपने वीडियोस की, जब उनकी अवेयरनेस हुई। डायबिटीज, इंपोर्टेंसी, कभी स्किन आपकी जल जाए, बर्न हो जाए, कॉन्स्टिपेशन हो जाए, पेट खराब हो जाए, कोई इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिसका एलोपैथी में इलाज ही नहीं है, आपके बाल गिर रहे हैं, आपका कोई घाव हो गया है, कोई कट्स है, कोई गैंग्रीन हो गया है, एलोवेरा। एलोवेरा एक पंजाबी में भी कहते हैं एलोवेरा,
हाँ, वो मतलब बड़े भाई को बोलते हैं, लेकिन ये अलग है, डाइट ऐसी खाई कि दवाई खाने की कभी नौबत ही नहीं आई। ये कहते थे ये इतने घरेलू नुस्खे बताए इन्होंने एलोवेरा, नीम, तुलसी को, उसके बारे में बता। 2004 से पहले अगर देखोगे ना तो आपको एलोवेरा के प्रोडक्ट्स की एक आधी कंपनी नहीं मिलेगी। आज 2024 में ऐसी बाढ़ आ गई कि ब्यूटी, पर्सनल केयर, फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन लगाओ, मुंह पे सर पे शैम्पू लगाओ, बॉडी लोशन लगाओ, वेट टिश्यू लगाओ, दवाइयां लेके जाओ, बर्न ऑइंटमेंट हो, एंटीसेप्टिक जेल हो, सब में एलोवेरा। ओरल अल्सर ट्रीटमेंट हो, मुंह में छाले हो जाए, एलोवेरा। फूड बेवरेज के अंदर एलोवेरा का जूस, हर्बल टी और फ्लेवर ड्रिंक्स आ गई। मेरा अपना एक लीडरशिप का पार्टिसिपेंट ऋषभ, इन्होंने इनकी क्या किया, फ्रूट जूस के अंदर एलोवेरा डाल दिया, कंपनी बनाई एलो फ्रूट। मैंने काफी टाइम इनकी मेंटरिंग भी करी थी। आज उनके 26% शेयर इमामी ने खरीद लिए हैं, क्योंकि जहां भी आ जाए एलोवेरा बात बन जाए जी। कोई डिटॉक्स सप्लीमेंट चाहिए, कोई डाइजेस्टिव टॉनिक चाहिए, इम्यूनिटी बूस्टिंग चाहिए, किसी ने नहीं सोचा था एलोवेरा कैप्सूल, लिप बाम, एंटी एजिंग, मतलब आप कमाल हो गया। डाबर, पतंजलि, इमामी, जीना सीको, लोटस हर्बल, ब्रिलियंस राजीव दीक्षित ने दिया, बिलियंस इन्होंने कमाए। आज इंडिया एलोवेरा का दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, 80% दुनिया की सप्लाई एलोवेरा की भारत से आ रही है। 2004 में जो खाली 200 करोड़ का एलोवेरा था, आज 15,000 करोड़ से ज्यादा का तो खाली एलोवेरा बिक रहा है। तुलसी के बारे में राजीव दीक्षित जी, तुलसी खैर भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है, तो राजीव दीक्षित जी ने कहा तुलसी सिर्फ आंगन के लिए नहीं है, तुलसी हमारे बॉडी पार्ट्स के लिए भी अच्छी है। आपको कोई फ्लू हो जाए, कोई वायरल हो जाए, कोई कोल्ड हो जाए, कोई फीवर हो जाए, कोई इम्यूनिटी बूस्टर चाहिए आपको, आज आप देख लो तुलसी की चाय, तुलसी का काढ़ा, तुलसी की चटनी, तुलसी के कैप्सूल, तुलसी के पाउडर, तुलसी का फेस वॉश कौन लेकर के आया, तुलसी के फेस पैक, तुलसी का हेयर ऑयल, तुलसी का शैम्पू, तुलसी का साबुन कौन लेकर के आया, तुलसी का माउथ वॉश, तुलसी का हनी, तुलसी की कैंडी कौन लेकर के आया। ये सब पतंजलि, हिमालय, डाबर, ऑर्गेनिक इंडिया, कपिवा, ये सब वैसे ही। ऑर्गेनिक इंडिया एक कंपनी है, वो एक्सक्लूसिव ब्रांड खाली तुलसी प्रोडक्ट की है। 2004 में वो 500 करोड़ की छोटी सी कंपनी थी, आज देखते देखते 5,000 करोड़ तो वो ऐसे पार कर गई। कमाल के थिंकर, विजनरी, ऐसे फिलोसोफर जिन्होंने एक इंडस्ट्री वापस जगा दी, जो भारत के हजारों लाखों वर्ष के इतिहास को उन्होंने वापस। आज घर घर में पाए जाने जितने पौधे हैं, उनको बिजनेस का पूरा एक अपने आप में एक बिजनेस का एक पेड़ सा बना दिया इन्होंने। राजीव दीक्षित मानते थे इकोनॉमी आत्मनिर्भर, सुदृढ़ होनी चाहिए। ये कहते थे इंपोर्ट सेंट्रिक नहीं, एक्सपोर्ट सेंट्रिक इकोनॉमी होनी चाहिए। मेरा आयुर्वेद पूरी दुनिया में जाना चाहिए। लेकिन इनके इस मिशन को ब्रेक लग गया जब 2010 के अंदर इनकी असामयिक, एकदम अनटाइमली इनकी डेथ हो गई, जो कि डेथ की मिस्ट्री है। आज मेरा 7वां अध्याय, 7th चैप्टर, डेथ मिस्ट्री। हार्ट अटैक था या मर्डर था, किसी को नहीं मालूम। उनके जस्ट क्रिमेशन से पहले, क्रिमेशन के लिए आनंद फानन में उनको जो है हरिद्वार ले जाया गया। हरिद्वार ले जाया गया। स्वामी रामदेव ने बोला कि भाई ये हम आयुर्वेद को मानने वाले, हरिद्वार को मानने वाले, पतंजलि को मानने वाले, है ना, तो हरिद्वार में इनका क्रिमेशन करें, क्योंकि इनको हरिद्वार बहुत पसंद है, भगवान का द्वार है। और ले गए उनको। पोस्टमार्टम हुआ नहीं उनका। हाँ, उनके इसमें मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा, क्योंकि समझ में नहीं आया कि हुआ कैसे ये। उनको कभी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं थी लाइफ में, उनको कभी जिंदगी में बीमारी नहीं हुई, उन्होंने कभी जिंदगी में एक गोली नहीं खाई। जब शरीर छोड़ा उन्होंने, उनके पूरे होंठ नीले हो चुके थे। पोस्टमार्टम करने नहीं दिया, जल्दीबाजी में उनका क्रिमेशन हो गया। और डॉक्टर्स ने जब राजीव दीक्षित जी को डिक्लेयर किया 30 नवंबर 2010, अभी जो कल की बात कर रहा हूँ, आज से 14 साल पहले, कि उनको हार्ट अटैक हुआ, तो उनका जो मृत शरीर हरिद्वार में, पतंजलि में, आनंद फानन में क्यों हुआ, किस लिए जलाया गया, क्यों किया गया, उनके घर पे क्यों नहीं हुआ, ये नहीं मालूम। भाई के मन में, जो उनके भाई थे, हाँ, मैं प्रदीप दीक्षित की बात कर रहा हूं, कह रहे भाई के मन में सिर्फ एक बात बैठी थी, स्वदेशी 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 स्वदेशी। आरोप तो मैं किसी पे लगा नहीं सकता, ना मुझे मालूम है ना किसी और को मालूम है। एक इत्तेफाक ही है कि राजीव दीक्षित जी का देहांत उसी दिन हुआ जिस दिन उनका जन्म दिवस था। आज उनकी मृत्यु को 14 वर्ष हो गए, लेकिन ऐसे लोगों की मृत्यु नहीं होती। इनके मृत्यु के कारण पे अनिश्चितता बनी हुई है। इट इज अनसर्टन अभी तक कि क्यों हुआ, उनकी मौत का कारण अज्ञात है। कमेंट बॉक्स में अगर आप अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हो, आपको मालूम है, आप कुछ कहना चाहते हो, कहिए। पर एक बात बता दूं, नीतियों पे चलने वाला व्यक्ति कभी नहीं डरता, कभी नहीं मरता। ये कौन कहते थे? राजीव दीक्षित। दोबारा बोलता हूं, राजीव दीक्षित कहा करते थे, नीतियों पे चलने वाला व्यक्ति कभी नहीं डरता, कभी नहीं मरता। ये निडर व्यक्ति ऐसे जिन्होंने सारी एमएनसीज को हमारे देश में आकर के उखाड़ा। 30 नवंबर 1967 को इनका जन्म हुआ। 30 नवंबर 2010 यानी कि अभी से एक दिन पहले इनका निधन हुआ। इस सर्कल ऑफ लाइफ में डेट बेशक सेम है, लेकिन फेट बहुत लोगों के बदल गए। इनका ब्रिलियंस कईयों ने कमाए बिलियंस, बीज इनका बिजनेस सबका। अपनी सक्सेस स्टोरी तो कई लोगों ने लिखी है, लेकिन राजीव दीक्षित जी वो नाम है जिनके नुस्खों को नीति बना के कई महिष्मती बड़े बड़े साम्राज्य खड़े हो गए। ये जाते जाते आयुर्वेद को